हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यार एनसीईआरटी बुक के सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल यार एक्सरसाइज में मात्र 13 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कितना टाइम लगना चाहिए हमें? अगर ऑन एन एवरेज हमें एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में अगर 5 मिनट भी लगा तो 13 5 जा 65 अराउंड 1 आवर। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। तुम लोगों को तो खैर पता होगा, वीडियो की लेंथ देखे तुम्हें तो पता चल गया होगा कितना टाइम लगने वाला है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अराउंड कोशिश करते हैं यार कि 1 घंटे में इसको समटा दें। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरे को इसको एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ अलग से पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करना नहीं। ठीक है, कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। जो थ्योरम वाली वीडियो थी वही था जो मेन, वहाँ वहीं पे जो कंसेप्ट था वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो पहला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। ठीक है, इसका फिगर नहीं दे रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये मच्छर यार, इस मच्छर को सल्टाते हैं। ये दिख रहे हो यार, मच्छर को भगाने के लिए अगरबत्ती जला रहे हैं। तो इसको साइड करते हैं। चलो यार, यहाँ जहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस रूम में यार मच्छर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है, देखो फिगर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो फिगर बना लिया मैंने। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, पॉइंट क्यू से, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट से अगर हम सर्कल पे एक टेंजेंट बना रहे हैं तो उस टेंजेंट का लेंथ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, इस पॉइंट क्यू का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर दे रखा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना। तो यार सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है तो रीजन दे दोगे। ठीक है, वो जो थ्योरम था यार बार बार, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये जो गिवन था ये हमने लिख लिया, डिस्टेंस ऑफ दिस, तो हम लोग सीधा यूज करेंगे इन ट्राइंगल, क्लियरली लिख देना। ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू क्यूपी, क्यों रीजन दे देना, थ्योरम जो अभी बताया। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू हो गया हाइपोटेनस, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ओ क्यू क्या है 25 दे रखा, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, नहीं पता हमें, यही तो फाइंड करना है। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये दे रखा है 24, ये हो गया प्लस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ये होगा 24 का स्क्वायर 576, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। ठीक है, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 ही आ जाएगा 49, और स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ओपी का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, यानी जो सर्कल का रेडियस है ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक, बस इतना ही था यार, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। अगला देखो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस फिगर। ठीक है, इसका फिगर दे रखा है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर हो। ये देखो टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, दो टेंजेंट दिया हुआ है विथ सेंटर ओ, सो डेट एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल 110 डिग्री का दे रखा है। देन हमें बताना एंगल पी टी क्यू क्या होगा। देखो ये तो हम ओरली बता सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगेन क्यों, तो वही सेम थ्योरम कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है और ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रेडियस के साथ। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 110 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 3 एंगल हमें पता चल गया, तो चौथा एंगल यार इजीली निकल जाएगा। तो अब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे कर लेना। तो इन इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। पहले लिख के तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, लिख के बता देना कि क्यों तुम उसको 90 डिग्री बोल रहे हो। तो फिर 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, ये तीनों का सम उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी टी क्यू का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 360 माइनस कर लेना, 90 प्लस 90 हो गया 180, और 180 280 280 290,
ठीक है, 290 माइनस करना तो ये आ जाएगा 360 में से 290 चला गया तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। या दूसरा तरीका, ये 110 डिग्री और ये मिला के, ये दोनों मिला के भी क्या होता है, ये 90 90 तो चलो 180 हो गया, तो 360 होता है, तो ये दोनों मिला के भी 180 होगा, तो ये 110 तो ये 70, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, तो मतलब इसमें यार ऐसा कुछ भी नहीं था, स्कूल एग्जाम में यार इतने इजी क्वेश्चन नहीं आने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए क्या होगा। देखो फिगर बनाओ, फिगर नहीं देखा है। पी ए एंड पी बी मतलब एक्सटर्नल बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखो ये है, ठीक है, मतलब पॉइंट पी से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं पी और पी बी, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल दे रखा है 80 डिग्री का। ठीक है, देन हमें बताना है एंगल पी ओ ए क्या होगा। पी ओ ए सिर्फ ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा। देखो तो ये एंगल कैसे बताएंगे, देखो ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वही सेम थ्योरम से, और ये पूरा 80 डिग्री है, तो इसका हाफ ये हो जाएगा 40 डिग्री, हाफ हाफ 40 40 हो जाएगा। अब क्यों क्यों 40 होगा, पहले उसको देखो। तो हमें ये फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, तो ये हमने लिख लिया कि ये फाइंड करना है और ये गिवन है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो एंगल ए पी ओ जो है, ए पी ओ हमने, देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल पता चल गया, तो ये तो एंगल हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल मिलेगा कैसे, तो ये थ्योरम तो में लिखना पड़ेगा, जो एंगल ए पी ओ होगा वो इस पूरे एंगल का हाफ होगा, इस हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। ठीक है, तो हाफ इंटू 80 कर दिया, 40 आ गया। अब ये 40 मिल गया, ये 90, तो इस ट्रायंगल में तीनों का सम करेंगे, 40 प्लस 90 180 से माइनस कर लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा यार 50 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये हाफ हुआ क्यों, तो ये थ्योरम लिखोगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखो इसमें हमने कहा लिख रहा है, कौन सा थ्योरम था ये वाला, देखो इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, if two tangents are drawn to a circle from an external point, then they are equally inclined to the line segment joining the center to that point। P40 हो गया, तो उसके बाद यार इस ट्रायंगल में तीनों का सम करके निकाल लेना, ये वाला 50 हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अगर हम डायमीटर के एंड में, ठीक है, मान लो ये हमने डायमीटर बना दिया, ठीक है, एक सर्कल है, दो डायमीटर बना दिया, ये डायमीटर बन गया, ये लाइन हो गई डायमीटर, और डायमीटर के एंड पे हमने दो टेंजेंट बना दिए। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अगर डायमीटर के एंड पे हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों लाइन को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो ये डायमीटर है, मतलब ये लाइन सेंटर से पार हो रही है। ठीक है, तो इसको नंबरिंग कर दिया ए और बी, तो ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये क्या दे रखा है, टेंजेंट। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो ओ बी, ये भी क्या है, एक रेडियस, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे भी ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, सेम थ्योरम से। ठीक है, तो अब देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और दोनों देखा जाए तो ऑल्टरनेट एंगल है, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है। ऑब्वियसली यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, चारों ही 90 होगा। तो हम लोग को दो लाइन को कभी भी अगर पैरेलल दिखाना होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा देते हैं, या सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 दिखा दो, वैसे भी प्रूव कर सकते हो। तो हमने ये इन दोनों ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दिया, ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों पैरेलल हो गया बस। ठीक है, तो ये तो चलो ओरली बोल दिया, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। एग्जाम में क्या लिखोगे, मतलब कॉपी में क्या लिखोगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पे देखो लिखना क्या है, लिखोगे कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लेट सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स, ये तो यार धुआं आ रहा है कैमरे में, पहले मच्छर आ रहा था अब धुआं आ रहा है, तो इसको यार हटा देते हैं हम। ठीक, तो अब देखो कहाँ थे यार हम। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, तो ये देखो
ये फिगर ड्रॉ कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे गिवन में, लेट सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट, एक सेकेंड यार, हाँ देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट सी डी एंड ई एफ आर टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ सर्कल विद सेंटर। हमने मान लिया कि लेट, मान लो सी डी और ई एफ ये दो टेंजेंट है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स को पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। तो टू प्रूव सी डी पैरेलल ई एफ, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो नाउ प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि देखो सी डी एक टेंजेंट है, सी डी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी डी और ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, तो वही थ्योरम लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल क्या हो गया, ओ ए डी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ओ ए डी 90 हो गया। तो जब एंगल ओ ए डी 90 डिग्री का हो गया तो एंगल बी ए डी भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल बी ए डी 90 डिग्री। उसके बाद ऑल्सो ई एफ इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट बी, जो ई एफ है वो सर्कल पे पॉइंट बी पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो ई एफ परपेंडिकुलर ओ बी हो जाएगा, जो ई एफ है वो ओ बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, सेम थ्योरम, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एंगल ओ बी ई ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ बी ई को हम क्या बोल सकते हैं, ए बी ई, तो ये हमने लिख दिया ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बी ए डी का वैल्यू आ गया 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल ए बी ई का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे और हमने उनको इक्वल दिखा दिया। तो अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा देते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये पैरेलल हो गए। तो देखो ये सारा क्वेश्चन तुम्हें तब समझ में आएगा अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। जो क्लास 9 में यार ये सब ट्रायंगल चैप्टर था ना, वो सब प्रूफ डेट टाइप वाला, तो वो सब अगर तुमने ठीक से पढ़ रखा होगा तो ईजिली समझ में आ रहा होगा। नहीं तो यार तुम्हें थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही रही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। देखो क्वेश्चन समझो यार क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि प्रूव करके दिखाओ कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाया तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। बोल रहा है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, कोई 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं, तो वो जो लाइन बनेगी वो सेंटर से पास होगी। इसको प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट दिस लाइन पासेस थ्रू द सेंटर। तो यार इसमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें पता ही है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो सेंटर से पार करेगी, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो वो लाइन तो सेंटर से पार करेगी ही करेगी। लेकिन बोल रहा नहीं, इस बात को प्रूव करके दिखाओ। तो यार ये बात तो ऑलरेडी सच है, तो सच को हम कैसे सच प्रूव करके दिखाएं। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 रियल नंबर में, जो कॉन्ट्राडिक्शन था ना, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते थे, रूट 2 तो ऑलरेडी इरेशनल था लेकिन बोलता था नहीं इरेशनल को इरेशनल करके दिखाओ। तो हम क्या करते थे, वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन का हेल्प लेते थे। इफ पॉसिबल लेट रूट 2 इरेशनल नहीं है, ठीक है। तो यहां भी हम वही काम करेंगे। तो ये भी यार पूरा थियोरिटिकल होने वाला है, तो इसको भी तुम ऐसे समझो। देखो समझना यार ध्यान से, ठीक है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। ये हमें दिखाना है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम परपेंडिकुलर बना दें तो वो सेंटर से पार करेगा, ठीक है। तो लेट पीटी बी ए टेंजेंट टू अ सर्कल। लेट पीटी हमने मान लिया कि एक पीटी एक टेंजेंट है। लेट पीटी बी ए टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। उस सर्कल का सेंटर ओ है और पीटी एक टेंजेंट है, वेयर पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। लेट पी क्यू परपेंडिकुलर पी टी, हमने मान लिया कि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है, ये लाइन तुम देख रहे हो यहाँ पे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी टी। हमने इस पी टी के ऊपर पी क्यू को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। लेट पी क्यू परपेंडिकुलर पी टी वेयर क्यू लाइज ऑन द सर्कल, और पॉइंट क्यू सर्कल पे लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो लाइन सेंटर से पार होगी, इस बात को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, पॉइंट पी पे पी क्यू को परपेंडिकुलर बना दिया। लेट पी क्यू परपेंडिकुलर पी टी वेयर क्यू लाइज ऑन द सर्कल।
तो एंगल QPT क्या हो जाएगा, QPT 90 डिग्री, ये हमने बनाया है, हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब ये जो लाइन है कंफर्म है कि भाई अब अगर हम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो कंफर्म है कि ये जो लाइन PQ है वो सेंटर से पार तो हो रही होगी, लेकिन बोल रहा है नहीं, प्रूव करके दिखाओ कि जो PQ है वो सेंटर से पार हो रहा है। अब हम क्या करें, तो अब मान लेते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लिए कि जो PQ है वो सेंटर से पार नहीं हो रही है, जबकि पार हो रही है, लेकिन बोला नहीं प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं, ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो ये वाली लाइन सेंटर से पार नहीं हो रही है, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट PQ नॉट पास थ्रू द सेंटर O, जबकि हो रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो ये लाइन पार नहीं हो रही है, तो अब अगर ये वाली लाइन सेंटर से पार नहीं हो रही है तो कोई ना कोई दूसरी लाइन होगी जो सेंटर से पार हो रही होगी। अगर ये लाइन सेंटर से पार नहीं हो रही है तो कोई दूसरी लाइन होगी जो सेंटर से पार हो रही होगी। इफ पॉसिबल लेट PQ नॉट पासेस थ्रू द सेंटर O, ठीक है, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट से कोई दूसरी लाइन होगी जो सेंटर से पार हो रही होगी। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन फ्रॉम पॉइंट P विच पासेस थ्रू द सेंटर O, ठीक है। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को यार इस टाइप के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही तो स्किप करके यार आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम इसको अगर इस टाइप के क्वेश्चन को जो कॉन्ट्राडिक्शन वाले में प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन के चक्कर में तुम ये मत समझना कि पूरा सर्कल चैप्टर खराब है, नहीं, बाकी के क्वेश्चन में कहीं ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन अच्छे, बस एक दो क्वेश्चन मतलब एक जो स्टार्टिंग वाला था वो थोड़ा थ्योरेटिकल, जो भी एक दो थ्योरेटिकल टाइप के तुम्हें लगते हैं तुम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिसको समझ में आ रहा है वो कंटिन्यू करो। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन फ्रॉम पॉइंट P विच पासेस थ्रू द सेंटर O, ठीक है, ये हमने लिख लिया कि कोई ना कोई तो दूसरी लाइन होगी जो सेंटर से पार हो रही होगी, तो हमने क्या किया, सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है। जॉइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट R, हमने पॉइंट O को P से जोड़ दिया और उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, सर्कल पे मिला दिया। जॉइन PO एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट R, ठीक है। देन PO बीइंग द रेडियस, अब देखो हमने क्योंकि पॉइंट P को सेंटर से जोड़ा है तो PO रेडियस हो गया, तो अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो एंगल OPT क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देन PO बीइंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर PO इज परपेंडिकुलर टू PT, PO जो है वो PT पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन PO इज परपेंडिकुलर टू PT, क्यों, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो एंगल OPT क्या हो गया, एंगल OPT क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल OPT के बदले हम लिख सकते हैं RPT, जो OPT था OPT के बदले RPT, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया कि जो एंगल RPT है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, हमने तो P पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो क्या था, QPT, ये परपेंडिकुलर था, QPT परपेंडिकुलर था, और हमने अभी प्रूव कर दिया कि RPT परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेम ये पॉइंट P है और ये T है, दो अलग अलग, एक QPT ये भी परपेंडिकुलर हो जाए यहाँ पे, और एक RPT ये भी परपेंडिकुलर, सेम, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि QPT भी परपेंडिकुलर है और ये वाला एंगल भी 90 बन रहा है और ये एंगल भी 90, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तब है जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। ये तो सिंपल है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा गड़बड़ी क्यों हो रही, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि ये लाइन सेंटर से पार नहीं हो रही है, जबकि यही वाली लाइन सेंटर से पार हो रही थी। तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लिया था कि ये वाली लाइन सेंटर से पार नहीं हो रही, हमने एक दूसरी लाइन बना ली थी, जबकि ये लाइन एक्चुअल में सेंटर से पार हो रही थी, इसलिए सारा गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एंगल RPT 90 डिग्री के बाद लिखोगे थस वी हैव, हमने QPT भी क्या था, QPT का वैल्यू भी 90 डिग्री हो गया और RPT का वैल्यू भी 90 डिग्री हो गया। दिस इज पॉसिबल, ऐसा तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन Q एंड R कोइंसाइड, पॉइंट Q और R कोइंसाइड करे, ठीक है। हेंस PQ पासेस थ्रू द सेंटर, तो इससे प्रूव हो गया कि जो लाइन PQ है, अब अगर Q और R कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है PR ये सेंटर से पार कर रही है, और अगर ये Q और R कोइंसाइड कर जाएगा इसका मतलब जो लाइन PQ है वो भी सेंटर से पास हो रही है। हेंस PQ पासेस थ्रू द सेंटर O, ठीक है, दैट इज द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, that is the perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center, hence proved, ठीक है।
ये थोड़ा सा यार थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में आया ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं यार, छोड़ के आगे बढ़ो। मतलब बाकी के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब देखो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द। ये तो यार बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी है। देखो क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट ए है, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये जो पॉइंट ए है ये कहाँ पे है, एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो पॉइंट ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट है ए, ठीक है, और इज 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट ए के बारे में बता रखा था कि जो पॉइंट ए है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, तो सिंपल यार पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, तो थ्योरम से बता देना। और आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेना, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ क्या दे रखा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब एक कॉर्ड होगा, एक ऐसा कॉर्ड बन रहा होगा जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड होगा और स्मॉल सर्कल को टच कर रहा होगा, तो हमें उस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ओ ए 5 हो गया। रेडियस ऑफ इनर सर्कल ओ एम 3 हो जाएगा। हम कुछ फिगर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब देखो ईजी है, जो हमने इस वाले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था 10.2 का, ठीक है, एग्जाम्पल था शायद, एग्जाम्पल 1, ठीक है। वहाँ पे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो वो सारा कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये जो लाइन है ए बी वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाएगी पॉइंट एम के ऊपर, ठीक है। मतलब क्यों हो रहा है सारा कंसेप्ट यार एग्जाम्पल 1 में था, अगर मैं पूरा फिर से रिपीट करूँ तो वो रिडेंडेंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो ये बात भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये 5 है 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली ये निकल जाएगा 5 3, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 4 निकल जाएगा, और 4 का डबल कर दोगे तो ए बी का लेंथ आ जाएगा 8, ठीक है। ये तो होगी यार कैलकुलेशन की बात, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना ईजी है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है तो यार तुम्हें अगेन थ्योरी लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे कैसे तुम कर रहे हो। तो देखो तो यार एग्जाम्पल 1 में हमने कर ही लिया था, तो ए बी निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए ओ एम, ट्राइंगल ए ओ एम के अंदर देखो यहाँ पे अगेन एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लिखिएगा 3 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो यहाँ से ए एम का वैल्यू आ जाएगा 4, और 4 का डबल कर दोगे ये आ गया 8, ठीक है। और ये सब क्यों राइट ट्राइंगल क्यों बना, तो वो सारा एक्सप्लेन कर देना। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, तो एक्सप्लेनेशन ये दोगे कि ये जो बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ से सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेंगे तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाती है, क्यों, अगेन वो थ्योरम लिखना जो हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस थ्योरम के हेल्प से यहाँ पे क्या बन गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बन गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। बाकी फिर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक। इसके बाद देखो यार एग्जाम्पल 8, हाँ ये यार काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 9 10, ठीक है। अभी तक यार जो क्वेश्चन किया थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, प्योर इसमें हमें बहुत ईजी है। देखो इसमें दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, सर्कल को टच कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल को टच कर रही है, ठीक है। हमें प्रूव करके दिखाना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। देखो ये काफ़ी इजी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, जो गिवन था वो हमने गिवन में लिख लिया, जो प्रूफ करना था वो लिख लिया। एल एच एस से या आर एच एस से कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ए बी प्लस सी डी से स्टार्ट किया, ठीक है।
तो ए बी प्लस सी डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं? देखो जो ए बी है, अगर हम ए बी को ब्रेक करें तो ए बी के बदले क्या लिख सकते हैं? देखो हमें स्टार्ट करना है ए बी और सी डी से, इन दोनों लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको रिप्लेस करते 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 कहाँ पहुंचना है? ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी से। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस लाइन को तोड़ना होगा। ए बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी लिख दिया। और प्लस सी डी के बदले क्या लिख सकते हैं? सी डी के बदले सी आर प्लस डी आर। अब क्या करो, सबको रिप्लेस कर दो। देखो तो हम लोग एपी के बदले ए एस लिख सकते हैं, एपी के बदले ए एस, और रीजन दे देना, सबका रीजन देना होगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाते हैं वो इक्वल होता है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो एपी के बदले आ गया ए एस, ठीक है। बीपी के बदले हो जाएगा बी क्यू, सी आर के बदले हो जाएगा सी क्यू, और डी आर के बदले लिख सकते हैं डी एस। और क्यों लिखा? तो भाई सबको ही आपस में बराबर है, रीजन दे देना, ठीक है। ऐसे दे देना, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, कॉमा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और डी आर इज इक्वल टू डी एस। और क्यों ऐसा है? तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यहाँ पे थ्योरम लिख देना, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद ए एस प्लस डी एस, इसको हम पेयरिंग कर लेते हैं, ए एस और डी एस को मिला लेते हैं। ए एस और डी एस मिलके क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। तो ए एस और डी एस मिलके बन गया ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलके, बी क्यू और सी क्यू मिलके बन गया बी सी, ठीक है। तो बस यही प्रूव करना था। ए बी प्लस सी डी से हमने स्टार्ट किया और प्रूव करके दिखा दिया ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट, ये भी यार काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में हो सकता है ये वाला, ठीक है। मतलब पास्ट में आया हुआ है यार, मतलब एनसीईआरटी बुक के तुम जो भी क्वेश्चन देख रहे हो मतलब सारे पास्ट में आ रखे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी ईयर में आ रखे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ पे दे रखा है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। देखो एक दूसरा टेंजेंट है अनदर टेंजेंट ए बी, वो सर इस दोनों पैरेलल टेंजेंट को कट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, ठीक है। प्रूव डैट एंगल ए ओ बी को हमें 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। बहुत ईजी है, देखो ये वाला क्वेश्चन। हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया और लिख लिया, गिवन क्या था कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, दोनों पैरेलल टेंजेंट है। ए बी इज अनदर टेंजेंट एट सी, जो ए बी है वो एक दूसरा टेंजेंट है पॉइंट सी पे, ठीक है। प्रूफ करके दिखाओ कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा? प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखो ये लिखेंगे, इस वाले एंगल का वैल्यू 90 दिखाना है। तो क्या करें? देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है और ये लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल मिला के क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये हमने यार पैरेलल लाइंस में पढ़ रखा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों लाइन, दोनों इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों को मिला के क्या हो जाता है? 180 डिग्री होता है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, या फिर को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही चीज फॉर्म हो रहा है। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए, ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। रीजन देंगे यहाँ पे, क्या देंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब देखो दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दो टेकिंग हाफ बोथ साइड, दोनों साइड हाफ कर दो। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए बी प्लस एंगल यहाँ पे क्यू बी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 180। हमने दोनों साइड हाफ कर दिया, कर सकते हैं, वैलिड है मैथ्स में, दोनों साइड हाफ कर दो, दोनों साइड डबल कर दो, कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन है। तो यहाँ पे हाफ हमने ये पूरे LHS का हाफ किया, तो ये हाफ दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल पी ए बी
प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 हो गया 90। एंगल पी ए बी का हाफ क्या होगा? पी ए बी, इस पूरे एंगल का हाफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ ए बी, हम लोग लिख सकते हैं। इस पूरे का हाफ में हम लोग ओ ए बी लिख सकते हैं। अगर ये पूरे का हाफ करें तो ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। और एंगल, इस पूरे एंगल का हाफ करें तो हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे एंगल का हाफ क्या हो जाएगा? ओ बी ए इज इक्वल टू 90। अब तुम बोलोगे इस पूरे एंगल का हाफ ये कैसे हो गया? तो भाई ऐसे हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से देखो, तुम यहां से देखो, पॉइंट ए से दो टेंजेंट बन रहा है एपी और एसी। और अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होता है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये दोनों एंगल इक्वल बनता है, ठीक है। कौन सी लाइन पे? टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखो ये थ्योरम था, if two tangents are drawn from a circle, drawn to a circle from an external point, then they are equally inclined to the line segment joining the center to that point, ठीक है। अगर इस पॉइंट, जहां से, जिस पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है उस पॉइंट से अगर हम सेंटर को जोड़ दें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जब एंगल इक्वल था, आपस में बराबर था, नंबरिंग कर दे, मान लो 1 2, इसको बोल दिया 3, यहाँ पे 4, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो गया। तो हमें अगर इस पूरे एंगल का हाफ लेना है तो इस पूरे एंगल का हाफ एंगल 1 भी हो सकता है, एंगल 2 भी हो सकता है। तो हमने एंगल ये वाला ले लिया, एंगल 2, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। अब इसी को क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें इस वाला, ये वाला एंगल का वैल्यू फाइंड करना है, 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। तो हमें इस वाले ट्रायंगल का अगर ये बाकी दो एंगल मिल जाएगा तो हम इस वाले एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो हमने ये देख लिया, ओ ए बी प्लस ओ बी ए का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। तो ओ ए बी का मतलब क्या हुआ? ओ ए बी का मतलब हुआ एंगल 2 और ओ बी ए का मतलब हुआ एंगल 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का तीनों मिला के क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू क्या आया? अभी हमने जस्ट जो फाइंड किया, इन दोनों का वैल्यू क्या आया है? 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा यार, तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो 32 मिनट हो गया यार, 9 क्वेश्चन, तो हमें यार 5 मिनट के हिसाब से यार 45 मिनट लगना था, लेकिन हमारा 9 मिनट में ही काम हो गया। ये तो लगता है 1 घंटे से पहले ही हम लोग कर लेंगे सारा क्वेश्चन। तो इसके बाद देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, टेंजेंट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दोनों एंगल, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है, drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखो क्या मतलब हुआ इसका, समझो, तोड़ तोड़ के समझो। ये फिगर देखो, दो टेंजेंट बन रहा है एक पॉइंट से, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का मिला के जब सम 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो बोल रहा है कि ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ? कौन सा एंगल के साथ? टू द एंगल, टू द एंगल, कौन सा एंगल? सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर हम सेंटर से जोड़ देंगे तो जो एंगल बनेगा उसके साथ ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने गिवन में लिख लिया ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट, ए बी ए सी दो टेंजेंट है, हमें प्रूफ करके दिखाना है एंगल बी ए सी और एंगल बी ओ सी का 180 डिग्री। ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 हो गया, तो हो गया ना, ये दोनों मिला के 180, तो ये दोनों मिला के 180 हो जाएगा। प्रूफ। अब ये 90 क्यों हुआ, ये 90 क्यों हुआ, वो रीज़न दे देना, थ्योरम, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 360। एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू हो गया 90 90।
तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो 90 प्लस 90 मिला के 180 हुआ, 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए ये बोथ है प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 आ गया। और एंगल ए का पूरा नाम क्या है? BAC। और एंगल ओ का पूरा नाम क्या है? BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 180। क्लियर? ठीक है, सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, देखो हमने 10 क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। देखो प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इस फिगर में कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है और वो पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेललोग्राम की जो चारों साइड सर्कल को टच कर रही है, ये इसका मतलब हुआ। तो यही दे रखा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। प्रूव करके दिखाना कि अगर ऐसा होगा, अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड सर्कल को टच कर रही होगी तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? चारों साइड को इक्वल दिखाना होगा। ABCD को रोम्बस प्रूव करना है तो हमें चारों साइड को इक्वल प्रूव करना होगा। और हमारे पास गिवन में क्या है कि पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है। तो पैरेललोग्राम दे रखा है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसका मतलब गिवन में हमारे पास क्या है कि AB इज इक्वल टू DC और BC इज इक्वल टू AD। ये तो ऑलरेडी इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ही। तो पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने का क्या तरीका है कि तुम्हें चारों साइड इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड तो पहले से ही इक्वल है ना। तुम सिर्फ एडजेसेंट साइड को अगर इक्वल दिखा दोगे तो प्रूव हो जाएगा। देखो मतलब अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, अननोन क्वाड्रिलेटरल है, इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है तो हमें इसके चारों साइड को इक्वल दिखाना होगा। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है वो तो ऑलरेडी CD के इक्वल हो गया और जो BC है वो ऑलरेडी AD के इक्वल हो गया। तो अब मेरे को चारों को एक दूसरे के इक्वल दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखा दो कि AB और BC आपस में इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक चारों साइड इक्वल हो जाएगा। कैसे? AB तो CD के इक्वल पहले से ही था और मैंने दिखा दिया कि AB BC के भी इक्वल है, तो ये तीनों लाइन इक्वल हो गई। और BC किसके इक्वल था? AD के इक्वल था। तो मैंने दिखाया कि जो AB है वो BC के इक्वल है, तो AB AD के इक्वल ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो हमें चारों को इक्वल नहीं दिखाना है। ठीक है, हाँ, अगर एक अननोन क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसको रोम्बस बोलेगा तब हमें चारों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। लेकिन पैरेललोग्राम दे रखा है, आधा काम हो गया, तो हमें उसको रोम्बस, पैरेललोग्राम से रोम्बस तक पहुंचना है तो हमें सिर्फ आधा काम करना है। ठीक है, तो ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ AB इज इक्वल टू, अगर हम BC दिखा देंगे तो हमें हमारा काम हो जाएगा। टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस, दैट इज, यहाँ पे हम टू प्रूव, यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, टू प्रूव ABCD एज अ रोम्बस। ठीक है, ABCD को रोम्बस प्रूव करने के लिए इट इज सफिशियंट टू शो AB इज इक्वल टू BC। सिर्फ हम AB और BC को इक्वल प्रूव कर देंगे तो रोम्बस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो AB और BC को हम कैसे इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखो इसके लिए कहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, तो इसके लिए ये जो था ना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उसके अपोजिट साइड का सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। देखो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, तो ये तो पहले से ही है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये पैरेललोग्राम भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। और ये हमने कहाँ से लिख दिया? क्वेश्चन नंबर 8 के हेल्प से। ठीक है, कि ऐसा होता है किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। ठीक है,
अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा था तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए बी और सी डी बराबर भी हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, कहाँ से आया? क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, बाई क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है भाई तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो क्योंकि ए बी और सी डी आपस में बराबर है तो हम ए बी सी डी के बदले भी ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो बी सी और ए डी दोनों आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी। ठीक है, बी सी को रिप्लेस कर दो या ए डी किसी एक को रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी ये बन जाएगा 2ab इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी 2ad, तो 2 कट गया, तो ए बी इज इक्वल टू हमने ए डी प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो अगर हम यहाँ पे ए डी को बी सी से रिप्लेस कर देते तो दोनों बी सी बन जाता, हमने ए डी रिप्लेस कर दिया, दोनों ये ए डी बन गया, तो हमने दिखा दिया ए बी इज इक्वल टू ए डी, मतलब हमने दो एडजेसेंट्स यहाँ पे, इट इज सफिशिएंट टू शो डेट ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू बी सी के बराबर दिखा दो, ए बी को तुम बी सी के बराबर दिखा दो या ए बी को ए डी के बराबर दिखा दो, बात बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो हमने ए बी को ए डी के बराबर दिखा दिया, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, अच्छा अब एक डाउट तुम्हारा जो रेज हो रहा होगा कि भाई हमें क्या पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हेल्प लेना था, तो ये तुम्हें याद कर लो। ठीक है, मतलब तुम्हारे इस क्वेश्चन को प्रूव करने का यही तरीका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें कैसे करना, तुम ऐसे लिख दोगे कि दिस इज इक्वल टू दिस बाई क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ये चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखाना होगा कि भाई ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये चीज तुम जो लिखोगे यहाँ तक लिखोगे, इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखी है तुम्हें यहाँ पे इसके जगह पे ये पूरा प्रूव करके दिखाना होगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे नाउ, यहाँ पे ऐसे लिखोगे नाउ। ठीक है, इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है वो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ तुम लिखोगे ए बी प्लस सी डी से स्टार्ट करोगे अपनी मर्जी से। ठीक है, किसी ने बोला नहीं कि क्यों ये करो, अपनी मर्जी से यहाँ से स्टार्ट करना है ए बी प्लस सी डी से। ठीक है, और इसके बाद लिखोगे ए बी प्लस सी डी, लिखा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए पी प्लस ए बी के बदले लिखोगे ए पी प्लस बी पी, और सी डी के बदले क्या लिखोगे, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, उसके बाद सबको रिप्लेस कर दोगे, ए पी के बदले लिखोगे ए एस जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, बी पी के बदले लिखोगे बी क्यू, सी आर के बदले लिखोगे सी क्यू और डी आर के बदले लिखोगे डी एस, और इसके बाद इसको रीअरेंज कर लोगे, ए एस और डी एस, ए एस प्लस डी एस और यहाँ पे बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, और ए एस और डी एस मिलके बन जाएगा ए डी और बी क्यू और सी क्यू मिलके, बी क्यू और सी क्यू मिलके बन जाएगा बी सी। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे तुमने प्रूव करके दिखा दिया ना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। नाउ फिर से लिखोगे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और अब तुम इसके आगे कंटिन्यू करोगे। ये जो तुम लाइन लिखी है ना, ये कहाँ से आया, ये जो हमने प्रूव करके दिखाया ना अभी, ये इसके बाद। ठीक है, तो ये तुम्हें करना होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना। तो जब तुम रिवीजन करो तो इस नंबर क्वेश्चन नंबर 11 जो भी तुम बुक नोट्स जहाँ भी जो भी बनाते हो उसमें एक चीज़ लिख लो, इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये वाला स्टेप याद करके रखना होगा कि ऐसे स्टार्ट करना है। सो डेट कि यार अचानक से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि इसको कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो तुम खुद सोचो, एक बार रुक के सोचो तुम क्या करते हैं, तुम्हें अगर ये बात याद नहीं हो तुम कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन को। तो इसको नोट कर लो, इस लाइन को लिख लो अपने भाषा में, जो भी तुम अपना कि जो तुम्हें याद रहे
कि इस वाले क्वेश्चन को जब तुम कभी रिवीजन कर रहे हो, बुक में सीरियल वाइज सारा क्वेश्चन पलट रहे होगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में तुम देखोगे लिखा हुआ दिख जाएगा 1 पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब एक स्टेप हमें यहाँ पे याद करके रखना है। तो तुम्हें अगर याद आ गया वो बात तो ठीक है, नहीं तो तुम कॉपी खोल के देख लोगे कि भाई इस वाले क्वेश्चन में मेरे को कौन सी बात याद करके रखनी थी, तो यहीं पे लिख दो यार कि ये बात कि ए बी प्लस क्या था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, सो डेट कि जब तुम रिवीजन कर रहे होगे तो इस लाइन को देख के तुम्हारे दिमाग में ये बात याद आ जाएगी। ठीक है, तो चलो समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से। और यार अगर समझ में आता है भाई तो प्लीज़ वीडियो के एंड में यार थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। और उससे यार हमें भी पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहा है। तो यार हम लोग कमेंट भले रिप्लाई सबका नहीं कर पाते, कमेंट में यार सबका रीड करता हूँ, और वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत ज़्यादा इंतजार होता है तुम लोगों की कमेंट का कि कौन बच्चा भाई किसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कि मैं सिर्फ वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ तुम लोग को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो भाई अगर तुम लोग को लग रहा है तुम सिर्फ वीडियो देख के चल जाओगे तो यार यूट्यूब में पता नहीं चलता है ना कि कौन स्टूडेंट देख रहा है नहीं देख रहा है, किसको ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। तो यार प्लीज़ फीडबैक निकाल के थोड़ा सा टाइम निकाल के फीडबैक ज़रूर लिखा करो कमेंट सेक्शन में, उससे पता चलता है यार। कंटिन्यूस मैं नेम रीड करता हूँ कि कौन बच्चा भाई रीड कर रहा, तो हाँ पता चलता है यार। चलो ये स्टूडेंट हमारा लॉयल स्टूडेंट यार, पढ़ता है समझ में आता है तो कमेंट भी करता है। कुछ स्टूडेंट यार कमेंट नहीं करते भाई, तो यार कुछ नहीं होता यार, कितना देर लगता है यार बताओ कमेंट करके बताने में, तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और अगर तुम इस बात को सुन रहे हो, मतलब तुम इस वीडियो को 45 मिनट्स तक अगर देख रहे हो, तो भाई तुम्हारा फ़र्ज़ तो बनता है यार कमेंट करके बताने का। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये भी यार इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो इसमें क्या करना है, अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फिगर भी दे रखा है, अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, एक ट्राइंगल बन रहा है और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल को टच कर रही है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच डेट सेगमेंट बी डी जो है, such that segment BD and DC into which BC is divided, जो BC दो टुकड़े में बट रहा है ना BD और DC में, into which BC is divided by the point of contact D, ठीक है, R of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये 8 और ये 6 लेंथ दे रखा है, ठीक है। फाइंड द साइड AB एंड AC, हमें AB और AC का लेंथ फाइंड करना है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर खुद से ट्राई करना चाहते हो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे देखो हम लोग को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, ए बी सी इज ए ट्राइंगल विथ सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू 6 और बी डी इज इक्वल टू 8 दे रखा है। हमें क्या करना है, ए बी, ये वाली लेंथ ए बी और ए सी को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सबको जोड़ दो, ओ ए को जोड़ दो, ओ बी को जोड़ दो, ओ सी को जोड़ दो, ओ डी को जोड़ दो, ओ डी तो जुड़ा हुआ दिया हुआ ये क्वेश्चन में, ओ डी तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ओ ई को जोड़ दो, ओ एफ को जोड़ दो, ठीक है। अब जोड़ोगे तो होगा क्या, देखो ये क्या था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हमने कहीं ऐसा नहीं लिखा, हमने सिंपली बोला सेंटर से इसको जोड़ दो। तो अगर तुम इस सेंटर से इसको जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये सेंटर से यहाँ जोड़ोगे, सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ोगे तो ये रेडियस बनेगा, और रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली ये भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन गया और ये भी ऑटोमेटिक 90 बन गया, हमने नहीं बनाया, ठीक है। हमने तो सिंपली लिखा जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड जॉइन ओ ई एंड ओ एफ, ओ ई और ओ एफ को भी जोड़ दो, ठीक है। तो क्लियरली क्या होगा, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। क्यों क्यों, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखो इसके बाद खेल शुरू होता है, लेंदी होगा थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा पेशेंस रखना। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हमें ये फाइंड करना है ए बी और ए सी लेंथ फाइंड करना। तो ये लेंथ कैसे मिलेगा, देखो क्या करो, ये देखो अगर हम इस पॉइंट से देखें तो जो सी डी है और सी एफ ये क्या बन रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है, और हमें पता है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये लेंथ अगर 6 है तो ये लेंथ ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ से ये लेंथ 8 है तो यहाँ से ये वाला लेंथ 8 ये भी 8 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ए एफ और ए ई दोनों को एक्स एज्यूम कर लेंगे,
क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होगा ना, ए एफ और ए ई भी आपस में इक्वल होगा, हमने दोनों को एक्स बोल दिया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ तक देखो हमने क्या किया, ये लिख लिया। इसके बाद सॉल्यूशन में देखो सी एफ और सी डी ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी एफ और सी डी 6 सेंटीमीटर हो गया, बी ई और बी डी, बी ई और बी डी 8 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद हम इनको एक्स एज्यूम कर लेंगे, ए ई इज इक्वल टू ए एफ को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, चलो मैं इसको लिख के ही बताता हूँ। तो ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 8 + x हो जाएगा, कॉमा ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 6 + x हो गया। और बी सी का वैल्यू क्या है, 8 + 6 14, बी सी इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का दो तरीका है। एक तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, वहाँ पे हम लोग तीनों साइड का यूज़ करेंगे। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इस तीन छोटे ट्रायंगल का एरिया जोड़ के, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, ठीक है। देखो तुम देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लिख लिया। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई 2। हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, देखो वो देखते जाओ तब समझ में आएगा। हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब लोग यार x फाइंड करने के लिए एरिया क्यों निकाल रहे हैं, तो देखते जाओ समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। पहले अब ये s क्यों निकाल रहे हैं, तो एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू हो गया 8 + x, बी सी का वैल्यू हो गया 14 और ए सी का वैल्यू हो गया 6 + x बाई 2। तो 8 6 14 और 14 28, तो ये हो गया 28 + 2x बाई 2, x प्लस एक्स हो गया 2x। यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकल गया तो बचा 14 + x बाई 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 14 + x। ये हमें मिल गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर मिल गया। और एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ए बी सी का मतलब क्या है, ट्राइंगल्स की जो लेटर ए बी सी क्या डिनोट कर रहा है, तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अंडर रूट एस का वैल्यू कितना आया है 14 + x, और फिर यहाँ पे s माइनस यानी 14 + x माइनस ए मतलब तीनों में से कोई एक साइड, तो हम इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के प्लेस पे 8 + x, ठीक है। फिर s माइनस बी, s क्या है 14 + x, माइनस बी कर रहे हैं, बी हमने किसको बोला, इसको 6 + x को, तो -6 + x। और फिर s माइनस सी, s मतलब हो गया 14 + x माइनस सी, सी किसको बोला, इस 14 को, तीनों साइड में एक साइड ए बी सी, ठीक है, -14। तो अब देखो ये क्या होगा, इक्वल टू अंडर रूट 14 + x, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, तो 14 + x -8 -x, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा 14 + x -6 -x, ठीक है। और यहाँ पे 14 - 14 कट गया, सिर्फ बच गया x, तो 14 + x। और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर देखो ये x -x कट गया, 14 में से 8 चला गया, बचा 6। और यहाँ भी x -x कट गया, 14 - 6 ये बचा 8, और ये बच गया x, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 6 जा 48, 48x और ब्रैकेट में 14 + x। तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, अब इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया बाय वन मेथड, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड किया बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इस बार फिर से एक बार फिर से अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ भी जो हमने फाइंड किया था एरिया, ये क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था, ठीक है, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला।
अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। अगर हम इस तीन छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया जोड़ देते हैं तो भी वो पूरे ए बी सी के एरिया के बराबर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हमें मिलेगा कैसे, देखो तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इज इक्वल टू हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करें ए ओ बी की एरिया की, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस कौन हो गया ए बी और हाइट कौन हो गया ओ ई। तो ओ ई किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। इस ट्रायंगल में ओ एफ भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, और ओ डी भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। तो हाफ इंटू बेस और हाइट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई। ओ ई के बदले में डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं आर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, तो हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल ए ओ सी का बेस कौन हो गया ए सी और हाइट कौन हो गया ओ एफ का मतलब आर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, तो हाफ इंटू ट्रायंगल बी ओ सी के लिए बेस कौन हो गया बी सी और हाइट हो गया ओ डी मतलब आर, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे हाफ आर यहाँ भी है, 1/2 आर यहाँ भी है, 1/2 आर यहाँ भी है, तो 1/2 आर तीनों में कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बच गया ए बी प्लस यहाँ पे बच गया ए सी और प्लस यहाँ पे बच गया बी सी, ठीक है। अब देखो 1/2 आर, ए बी का वैल्यू क्या था, ए बी का वैल्यू था 8 प्लस एक्स, तो ए बी के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस ए सी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 प्लस एक्स और प्लस बी सी का वैल्यू है 14, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 1/2 आर, ठीक है। अच्छा जो आर हम लिख रहे हैं, इस सर्कल का रेडियस तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आर के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 8 प्लस 6 14 और 14 प्लस 14 ये बन गया 28 प्लस एक्स ये बन गया 2x, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू आर के प्लेस पे आ गया 4 और इंटू इस ब्रैकेट से अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 14 प्लस एक्स, ठीक है। और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 4 और ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, ये निकल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इसको बोल दो सेकंड नंबर। और जो हमने फर्स्ट मेथड से निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आया था हमारा फर्स्ट नंबर, इसको बोल दिए। अब देखो दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये जो निकल के आया ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ये जो आया ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 में क्या आया था अंडर रूट 48x और 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और 14 प्लस एक्स, ठीक है। बस अब इन दोनों को तुम सॉल्व कर लो, यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। जो x का वैल्यू मिलेगा तो उस x के वैल्यू को यार यहां पे पुट कर दोगे तो ट्रायंगल का जो साइड हमें फाइंड करना था ना ए बी और ए सी, वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से रूट हटाना होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, या ऐसे समझ लो यहां से रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो 48x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और 14 प्लस एक्स इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 48x और 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये बन गया 16 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 14 प्लस एक्स को हम लोग दोनों साइड से ऐसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्यों क्या बच गया हमारे पास 48x इज इक्वल टू 16 और 14 प्लस एक्स। अब देखो यहां से सॉल्व कर लो इसको। अब यहां से सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो ये 14 और 16 में भी कट जाएगा, 16 से कट जाएगा 3 बार में, तो 48x बाई 16 इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, 16 से कट गया 3 बार में यार, तो 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, ये 14 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 14 और ये x इज इक्वल टू हो गया 7। यार फाइनली x का वैल्यू मिल गया, तो हमें करना क्या था, ए बी फाइंड करना था। ए बी क्या था हमारा, ए बी का वैल्यू था 8 प्लस एक्स
और AC का क्या वैल्यू था 6 + x, ठीक है। तो AB का वैल्यू हो जाएगा 8 + 7, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू हो जाएगा 6 + 7 = 13 सेंटीमीटर। बस यही था यार, यही फाइंड करना था। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक एक बार फिर से समझ लो। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल दे रखा था, हमने ये सारा जोड़ जाड़ दिया, ठीक है। इसके बाद एक बार हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाला तीन छोटे छोटे ट्रायंगल को जोड़ के, और दोनों केस में ट्रायंगल के एरिया को इक्वेट कर दिया, सॉल्व किया, बन गया, हो गया। तो ये क्वेश्चन यार काफी इंपॉर्टेंट है। अब तुम सोचते यार सोच के बना लेते, अगर तुमने ये प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता एग्जाम में आ जाए, तुम बताओ यार तुम सोच के बना पाते क्या इस टाइप का, ठीक है। तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा लेंदी हुआ लेकिन है इजी, अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो, बना लेते हो 2-4 बार, तो तुम इजीली बना लोगे, तुरंत बना लोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया अभी तुम्हें, तो मुझे सोच सोच के नहीं बनाना पड़ा, मुझे इतने बार यार ये क्वेश्चन मैंने इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, इतने बार बना रखा कि रट रखा है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि यार अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, जैसे कोई कहानी बोल रहा हूँ मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि रट रखा है। तो तुम भी एग्जाम में यार स्मूथली तब बना पाओगे जब तुम्हारा भी एकदम दिमाग में रट रखा होगा। तो रट रखा का मतलब ये नहीं कि रट लो इस तरीके से रटना नहीं है भाई। मतलब इतने बार बना लो, इतने बार किसी चीज को बना लेते हो तो दिमाग में वो ऑटोमेटिक रटा जाता है, रटोगे तो नहीं रटाएगा, बनाते बनाते वो चीज दिमाग में बैठ जाएगा, तब तुम यार एग्जाम में एकदम स्मूथली बना पाओगे, ठीक है। तो बकवास कर दी थोड़ी सी मैंने क्वेश्चन के एंड में समझाने के बाद, जरूरी है थोड़ा थोड़ा बकवास करना। तो अब हो गया है हमारा 1 घंटा 1 मिनट, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन बच गया, तो हमने स्टार्टिंग में टारगेट रखा था 13 5 जा 65 मिनट्स में, हमने सोचा था कंप्लीट कर लेंगे, तो और 4 मिनट बचे यार, हम एक क्वेश्चन को 4 मिनट में पूरा कर लेते हैं। किसी क्वेश्चन में कम टाइम लगा, किसी में ज़्यादा लग गया, ठीक है। देखो तो इसमें 4 मिनट में हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन छोटा है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो मतलब समझो क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो जो इस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड होगा, मतलब अपोजिट साइड मतलब ये हो गया, एक हो गया ए बी और एक हो गया डी सी। तो ए बी से सेंटर पे जो एंगल बनेगा और डी सी से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया अपोजिट साइड ए बी और डी सी, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। जो क्वाड्रिलेटरल है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ एंगल, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अपोजिट साइड तो यार फिर ये भी हो गया बीसी और एडी, तो हमें फिर इन दोनों एंगल का भी सम 180 प्रूव करना है। तो गिवन में है एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, टू प्रूव करके दिखाना है एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करो तुम सबको जोड़ दो लेके, ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ पी सबको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। इसके बाद यार देखो हमें ये बात पता है कि वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है एपी और एएस, तो इन दोनों टेंजेंट के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो इक्वल हो रहा होगा। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एपी और एएस दोनों इक्वल टेंजेंट है, और इक्वल टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है, एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, तो ये रहा थ्योरम, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखें यहाँ पे कौन सा था ये रहा देखो, if two tangents are drawn to a circle from an external point then they subtend equal angle at the center, ठीक है। तो इस थ्योरम के हेल्प से क्या हो जाएगा, वी नो डेट, ये हमने थ्योरम लिख दिया, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल जो 5 है वो 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि देखो डी आर और डी एस से दो एंगल बन रहा है,
तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सारा हो गया इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री। हम कैसे स्टार्ट करेंगे नाउ, अगर हम ये सारा एंगल जोड़ दें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये सारा एंगल जोड़ दें 8 तक, तो कितना बन जाएगा 360 डिग्री। एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 1 के बदले हमें क्या लाना है, हमें बनाना है एंगल AOB। तो एंगल AOB कैसे बन रहा है, 2 और 3 से मिलके, उसमें 1 का कोई यूज़ नहीं है, 8 का यूज़ नहीं है, 5 का यूज़ नहीं है, 4 का यूज़ नहीं है। एंगल AOB में सिर्फ 2 और 3 का यूज़ है, और COD में सिर्फ 7 और 6 का यूज़ है। तो हम 2 और 3 को रखेंगे, 7 और 6 को रखेंगे, मतलब हम 2 और 3 को रखेंगे, 7 और 6 को रखेंगे, बाकी चारों एंगल को हटा देंगे। कैसे हटेगा देखो, एंगल 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 2, 1 के बदले लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पे हम एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख देंगे प्लस एंगल 2। एंगल 3 को रखेंगे, एंगल 4 को हटा देंगे, तो 4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं एंगल 3। 5 को नहीं रखेंगे, 5 को हटा देंगे, हमें 6 को रखना है, तो 5 के बदले क्या लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। तो 5 के बदले भी हम एंगल 6 लिख देंगे प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 रहेगा। एंगल 8 को हटा देंगे, तो एंगल 8 के बदले क्या लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू 180। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 180। 2 पूरे में कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। के बाद यहाँ पे 2 को हटा दोगे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सॉरी एक मिस्टेक, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 180 की जगह यार 360 होगा। सारा अगर हम एंगल जोड़ेंगे तो 360 होता भाई, अभी मैं ही 360 बोल रहा हूँ, मैंने ही गलत कर दिया। इसके लिए यार तुम लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, इस मिस्टेक के लिए यार डिसलाइक मार देना भाई, ठीक है, तो डेट कि यार आगे मैं ऐसी गलती ना करूं। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 180। अब देखो यहाँ पे पेयर कर लो, 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है एंगल AOB, तो हमने यहाँ पे पेयर कर लिया, इसका पेयर कर लिया। तो एंगल 2 + 3 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल AOB, और एंगल 6 + 7 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल, क्या लिख सकते हैं यार, COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और जो हमने रिप्लेस किया यहाँ पे, जैसे हमने 2 3 6 और 7 को रख लिया, अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते तो एंगल 1 को रख लेते प्लस एंगल 1, तब क्या हो जाता, तब ये वाला प्रूव हो जाता, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने प्रूव किया, तो हमें सेकेंड वाला पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम सिमिलरली करके लिख देंगे यार, इतना क्यों मेहनत करें। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस खत्म, हमारा काम खत्म, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे यार, हो गया बस इतने में, इतने मार्क्स में यार इतना ही, ठीक है। चलो आई होप कि यार तुम लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो यार इस तरीके से हमने 1 घंटे 7 मिनट में यार NCERT बुक के सारे 13 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। चलो यार समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो के एंड में यार अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना, और हम लोग मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यार नेक्स्ट जो PDF दे रखा था, PDF के जो बाकी क्वेश्चन थे वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर PDF तुम्हारे पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे तुम्हें PDF मिल जाएगा, जाओ चेक करो, जाके खुद से थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि NCERT हमने समझ लिया, अब NCERT के कंसेप्ट में, NCERT के कंसेप्ट के बेसिस पे तुम लोग बाकी क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखो, बनता भी है कि नहीं, कितना बनता है कितना नहीं बनता है, सो डेट तुम लोगों को भी आइडिया लगेगा, ठीक है। चलो फाइनली